दो भाइयों का बंटवारा। संतो जी, आज के इस वर्तमान समय में कोई भाई, सगा भाई अपने भाई के साथ प्यार से रहना ही नहीं चाहता। माता पिता को अलग कर दिया जाता है या फिर बच्चे आपस में ऐसे बंटवारा करते हैं, अपने घर का, अपनी ज़मीनों का बंटवारा करके ही वो खुशी से रहते हैं। लालच का बंटवारा और प्रेम की भूमि। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है लालच का बंटवारा और प्रेम की भूमि। संतो जी, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दो भाइयों में कैसे बंटवारा होता है और कैसे प्यार को अलग अलग कर दिया जाता है, दो परिवार अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए संतो जी, इस कहानी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी सुंदरपुर गांव की है, जहां गंगा नदी के किनारे लहलाते खेत किसी के भी मन को मोह लेते थे। इसी गांव में रामशरण नाम के एक वृद्ध किसान थे। रामशरण के पास कुल 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों का पालन पोषण किया। बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा सुमित दोनों को अच्छे से पाला। विक्रम स्वभाव से चतुर, व्यवहारिक और थोड़ा लोभी था, लालची था। वह हमेशा हर चीज में अपना फायदा ढूंढता था। इसके विपरीत ही सुमित, छोटा बेटा, सीधा साधा, शांत और संतोषी स्वभाव का था। वह खेतों में पिता का हाथ बटाता था और बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। रामशरण अक्सर दोनों भाइयों को समझाते थे कि यह जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है बेटो, यह हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी है। जब तक तुम दोनों साथ रहोगे तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। आगे क्या होता है संतो जी, जब दोनों बेटों के सर से पिता का साया उठ जाता है, समय का पहिया घूमा और रामशरण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अपनी मृत्यु के समय उन्होंने दोनों बेटों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिया और कहा, बेटो, मेरे जाने के बाद कभी लड़ना मत और जमीन को आपस में बराबर बांट लेना और प्यार से रहना। इन शब्दों को कहते ही रामशरण ने अंतिम सांस ली। पिता की मृत्यु के बाद कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने विक्रम के कान भरने शुरू कर दिए। गांव के मुखिया का साला रमेश, जो जमीनों की दलाली करता था, उसने विक्रम से कहा, अरे तुम बड़े भाई हो, घर की जिम्मेदारी तुम पर है। सुंदरपुर वाली सड़क के किनारे की जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर वह सुमित के हिस्से में चली गई तो तुम घाटे में रहोगे। ये बात सुनकर विक्रम के मन में लालच आ गया। उसने सुमित से बिना बात किए ही जमीन के बंटवारे का फैसला कर लिया। एक शाम विक्रम ने सुमित को आंगन में बुलाया और वहां गांव के कुछ मौजूद लोग और पटवारी भी बैठे थे। विक्रम ने कड़े स्वर से कहा, पिताजी के जाने के बाद अब हमें जमीन का औपचारिक बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। सुमित ने हैरान होकर कहा, भैया, अभी तो पिताजी को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और आपने बंटवारे की क्या जल्दी है? हम साथ मिलकर ही तो खेती कर सकते हैं भाई। विक्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, मुझे अलग ही रहना है और अलग ही करके अपनी जमीन का बंटवारा करके मुझे अलग ही रहना है। और सड़क के किनारे वाली 10 बीघा जमीन मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मुझे परिवार का मान रखना है। इसलिए सड़क के किनारे की जमीन मेरी होगी और पीछे वाली जो थोड़ी पथरीली सी है वह तुम ले लो। संतो जी, सड़क किनारे की जमीन उपजाऊ थी और वहां पानी की अच्छी व्यवस्था थी, और दूसरी ओर पीछे की जमीन सूखी और पथरीली थी, जहां फसल उगाना बहुत कठिन था।
लेकिन सुमित को अपने भाई के इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, भैया, अगर आपको वह जमीन चाहिए तो आप रख लीजिए, लेकिन पटवारी जी से कहकर इसे बराबर तो करवाइए। यह तो सरासर नाइंसाफी है। विक्रम गुस्से में चिल्लाया और बोला, नाइंसाफी कैसी है? मैं बड़ा हूं और मेरा हक ज्यादा रहेगा। तू छोटा है, तू चुप ही रह। अगर सीधे रास्ते से यह मंजूर नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। संतोष जी, ये बात सुनकर सुमित चुप हो गया। अदालत का दरवाजा और बर्बादी की शुरुआत होती है। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को समझाने की कोशिश की, लेकिन लालच में अंधा हो चुका विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। उसने शहर के एक महंगे वकील के जरिए सुमित पर मुकदमा ठोक दिया। सुमित कोर्ट कचहरी नहीं चाहता था, लेकिन खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए उसे भी वकील करना पड़ा। संतोष जी, आज इस वर्तमान समय में अपने ही सगे भाइयों में आजकल जमीन के चक्कर में ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं। तो ही ननकार, ऐसे दिन किसी को न दिखाए मालिक। अब दोनों भाइयों की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तारीख पर तारीख और पैसों की बर्बादी। हर महीने कोर्ट की पेशी होती थी। वकीलों की फीस, कागजी कार्यवाही और शहर आने जाने में दोनों भाइयों का पैसा पानी की तरह बहने लगा। खेतों की दुर्दशा। मुकदमेबाजी के चक्कर में खेतों पर ध्यान देना कम हो गया। फसलें समय पर नहीं बोई गई, जिससे पैदावार आधी रह गई। मानसिक तनाव होने लगा। दोनों परिवारों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी अब आपस में नहीं खेलते थे। गांव में रहने वाले दो सगे भाई अब जानी दुश्मन बन चुके थे। 3 साल बीत गए। इस दौरान विक्रम ने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए ताकि वह वकील की फीस दे सके। सुमित भी कर्ज के जाल में डूब गया। दोनों भाइयों के चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी और उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए नफरत बची हुई थी। चौथे साल की सर्दियों में सुंदरपुर गांव में भारी बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि नदी का जल स्तर बढ़ गया और गांव के बांध में दरार आ गई। आधी रात को गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। विक्रम का घर नदी के थोड़ा करीब था। रात के 2 बजे अचानक पानी के तेज बहाव से विक्रम के घर की दीवार को गिरा दिया और विक्रम, उसकी पत्नी और बच्चे मलबे और पानी के बीच फंस गए। विक्रम चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो बचाओ बचाओ, लेकिन बाढ़ के डर से हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी अंधेरे में एक नाव आई। टॉर्च की रोशनी में विक्रम ने देखा कि नाव चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई सुमित था। सुमित ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में नाव डाली और विक्रम के घर तक पहुंचा। सुमित ने चिल्लाकर कहा, भैया, भाभी, जल्दी हाथ पकड़ो और जल्दी से इस नाव में चढ़ जाओ। सुमित और उसके कुछ साथियों ने मिलकर विक्रम के पूरे घर को सुरक्षित नाव पर बैठाया और जैसे ही वो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और उसने सुमित को गले लगा लिया और कहा, मेरे भाई सुमित, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी जमीन छीनने की कोशिश की, तुम्हें कोर्ट में घसीटा, फिर भी तुमने अपनी जान गंवाकर मुझे बचाया। सुमित ने नम आंखों से कहा, भैया, जमीन तो मिट्टी है, आज देखो वही मिट्टी पानी में डूब गई है, कल फिर सूख जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पिताजी ने कहा था, भाई ही भाई की ढाल होता है। इसी तरह से एक नई सुबह होती है। बाढ़ का पानी उतरने में 1 हफ्ता लगा। जब पानी उतरा तो दोनों भाइयों ने देखा, दोनों जमीनें सड़क वाली और पथरीली, रेत और कीचड़ जमा हो चुका था। उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन में अब कोई अंतर नहीं दिख रहा था। प्रकृति ने एक झटके में अमीर और गरीब, अच्छी और बुरी जमीन का भेद मिटा दिया था। विक्रम को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका था। उसने तुरंत कोर्ट से अपना केस वापस लिया। उसने पटवारी को बुलाया और जमीन को 2 बराबर हिस्सों में बांटने को कहा।
लेकिन इस बार बंटवारा नफरत का नहीं बल्कि प्यार का था। दोनों भाइयों ने मिलकर एक बार फिर से खेतों को साफ किया। विक्रम ने सुमित की पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाने में उसकी मदद की। अब वे दोनों अलग होकर नहीं बल्कि एक होकर खेती करने लगे। कुछ ही सालों में उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और उनके चेहरों पर खोई हुई मुस्कान वापस आ गई। तो ही नंकार संतो जी, आजकल इस कलयुग में यही हो रहा है कि दो भाई भी इस जमीन के चक्कर में आपस में इतना उलझ जाते हैं, इतनी लड़ाई कर लेते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ जाते हैं। तो संतो जी, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि रिश्ते धन से बढ़कर हैं। जमीन जायदाद और पैसा आज है कल नहीं, लेकिन परिवार और भाई का रिश्ता जीवन भर साथ रहता है। संकट के समय केवल अपने ही काम आते हैं। लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। विक्रम ने लालच में आकर कोर्ट कचहरी की, जिससे केवल वकीलों का फायदा हुआ और दोनों भाइयों का पैसा और मानसिक शांति बर्बाद हुई। जब तक दोनों भाई अलग अलग लड़ रहे थे तब तक वे कमजोर थे और कर्ज में डूबे रहे थे। जैसे ही वे एक हुए, उन्होंने प्रकृति की आपदा मतलब बाढ़ का सामना भी कर लिया और फिर से समृद्ध हो गए। सुमित ने अपने भाई की गलतियों को भुलाकर सही समय पर उसकी मदद की। बदले की भावना रखने के बजाय अगर हम क्षमा करना और प्रेम दिखाना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। संतो जी, सच्चे इंसान की पहचान होती है। साथ संगत जी, आप जी को ये कहानी कैसी लगी दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।